आज 24 अप्रैल है और 24 अप्रैल भारत में क्यों इतनी महत्वपूर्ण है। आप जरा सोचिए कि 24 अप्रैल को ऐसा क्या हुआ था कि इस देश का संविधान दुनिया का पहला एकमात्र संविधान बन गया जिसका नाम लिया जाता है गिने चुने उन महत्वपूर्ण संविधानों में। तो आज 24 अप्रैल है और आज ही के दिन 24 अप्रैल 1993 को भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को संविधान में दर्जा मिला था। जी हाँ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है यहाँ स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज को आज ही के दिन जो है पंचायती राज का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में लागू हुआ था और इसीलिए आज यानी कि 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। आपने देखा होगा आज टीवी में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी ने भारत के कई सरपंच महोदयों से बातचीत की थी और उनके गांव के हालचाल पूछे थे। तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाए जाते हैं और पंचायत का मुखिया सरपंच होता है और सरपंच अपने गांव की सरकार का मुखिया होता है। और ये गांव के लोगों के लिए एक गर्व की बात है कि गांव में उनके द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो आज हम पंचायती राज के ऊपर चर्चा करेंगे क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक दिन है। देखिए, थोड़ा सा पहले इसका बैकग्राउंड देखते हैं कि क्या रहा है भारत में पंचायती राज का और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में इसका बैकग्राउंड और इतिहास। 1882 में भारत में ब्रिटिश काल में एक वायसराय थे जिनका नाम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन ने एक आदेश पारित किया कि भारत में लोकल जो समस्याएं हैं, लोगों की बुनियादी समस्याएं हैं, वो बहुत ही बड़े स्तर पर है और उनका समाधान एक ही है कि उनके द्वारा एक चुनी हुई सरकार हो और वो उन लोगों के लिए काम करे तो उनका बेहतर समाधान हो सकता है। तो लॉर्ड रिपन ने एक पहला आदेश पारित किया था और पंचायती राज का, स्थानीय स्वशासन का। इसीलिए लॉर्ड रिपन जो है भारत मित्र और पंचायती राज के जनक कहलाए। लॉर्ड रिपन के जितने भी कार्य थे वो भारतीयों के समर्थन में थे और भारतीयों के प्रति लॉर्ड रिपन बहुत ही उदार थे, इसलिए भारतीयों ने उसको भारत मित्र का दर्जा भी दिया था और पंचायती राज का आदेश पारित किया। इसलिए स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज के भारत में वो जनक कहलाते हैं। उसके बाद में 1919 का जो अधिनियम बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, मॉन्टेग्यू सैमफोर्ड सुधार अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत इस पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन को कानूनी दर्जा मिल गया था और पूरे देश में ब्रिटिश प्रांतों में इसको लागू करवाया गया और देशी रियासतों को भी बताया गया कि आप अपने अपने यहाँ पर पंचायतों का गठन करें। ये ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना क्योंकि गांधी उस समय आंदोलन में सक्रिय हो गए थे और गांधी की ये विचारधारा थी ग्राम स्वराज। गांधी का सपना था ग्राम स्वराज का कि गांव में अपनी खुद की सरकार हो और वो गांव की जनता के द्वारा चुनी जाए और वो जनता के लिए काम करे। और गांधी ने अपने आंदोलनों के दौरान इसको महत्वपूर्ण दर्जा दिया और इसके ऊपर बल दिया और सरकारों से मांग की। और इस दौरान राजपूताना में भी बहुत बड़े आंदोलन हुए थे। प्रजामंडल आंदोलन इस दौरान काफी सक्रिय थे और उस समय बीकानेर के महाराजा थे गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह ने 1928 को बीकानेर में पहली पंचायत की स्थापना की थी और ये राजपूताना की जितनी भी रियासतें थी उन सब में पहली पंचायत कहलाती है। तो महाराजा गंगा सिंह ने बहुत ही बेहतरीन उदाहरण पेश किया। उसके बाद में कई रियासतों के महाराजाओं ने भी पंचायतों की शुरुआत कर दी थी। उसके बाद में अगर हम बात करें, जब देश का संविधान बना तो अनुच्छेद 40 यानी कि नीति निर्देशक तत्वों में सरकार को यह निर्देशित किया गया कि आप जब भी संसाधन आपके पास आए तो पंचायतों का गठन जरूर करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें। तो संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है कि पंचायतों का गठन करें और उन्हें शक्तियां प्रदान करें। अब इस अनुच्छेद 40 को लागू करने के लिए आजादी के बाद में भारत सरकार ने एक समिति का गठन किया था गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में और उस समिति ने सरकार को सिफारिश की कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज सफल हो सकती है। वो 3 स्तरीय कौन सी थी कि गांव में ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर पंचायत समिति होनी चाहिए। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को जवाहरलाल नेहरू सरकार ने स्वीकार कर लिया और इन्हीं सिफारिशों के आधार पर
2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर के बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव पड़ी। आप सोच रहे होंगे कि बगदरी गांव में देश की पहली पंचायत की नींव क्यों पड़ी। आप इसके ऊपर सोचना, विचार करना। अगर आपके दिमाग में इसका आंसर है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखना कि बगदरी गांव में पंचायती राज की नींव क्यों पड़ी थी, आपके गांव में क्यों नहीं पड़ी। क्या आपका गांव उसके अनुकूल नहीं था? बगदरी गांव में ऐसा क्या था, नागौर में ऐसा क्या था कि जवाहरलाल नेहरू ने वहां जाकर उद्घाटन किया? आप एक स्टूडेंट है, आपका माइंड क्रिएटिव होना चाहिए। व्हाट, हाउ एंड व्हाई ऐसे क्वेश्चन आपके दिमाग में आने चाहिए। तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताना कि बगदरी गांव में पंचायती राज की शुरुआत क्यों की थी। चलिए, तो बगदरी गांव में पंचायती राज की स्थापना होगी। उसके बाद में पंचायती राज स्थापित हो गया और इसका एक संसद में विधेयक पास करके एक्ट बना दिया और राज्यों को आदेश दिया कि आप अपने राज्यों में लागू करें। लेकिन राज्य भी अपने आप में स्वतंत्र थे, लागू करें नहीं करें उनके ऊपर इतना कोई दबाव भी नहीं था। और 1962 में भारत चीन युद्ध, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध और फिर भयंकर अकाल। इस दौरान पंचायती राज के स्तर में लगातार गिरावट आने लगी और कहीं पंचायत का चुनाव हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है, कहीं पर एक बार चुनाव हो गया, दोबारा चुनाव नहीं हो रहा है। इस प्रकार से पंचायती राज के ऊपर हमने ध्यान दिया ही नहीं। उसके बाद पंचायती राज में सुधार करने के लिए मोरारजी देसाई सरकार के समय एक समिति गठित हुई थी सुधार करने के लिए, और समिति का नाम है अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति ने सरकार को सिफारिश की कि 3 स्तर बहुत ज्यादा है, इनके स्तर 2 कर दिए जाए, एक ग्राम पंचायत और एक जिला परिषद, बीच वाला जो है हटा दिया जाए, तो इसको बेहतरीन क्रियान्वयन किया जा सकता है। लेकिन ये 1979 में गठित जो समिति थी, सरकार मोरारजी देसाई की गिरने के कारण बाद में आगे की सरकारों ने इसको लागू नहीं किया था, तो इस समिति की सिफारिश लागू नहीं हो पाई। उसके बाद में राजीव गांधी जब देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने पंचायती राज में सुधार करने के लिए काफी अच्छे कदम उठाए और 2 संविधान संशोधन तैयार करवाए थे एक समिति की सिफारिश पर, और वो समिति थी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति का गठन 1986 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा ही किया गया था। उन्होंने कहा कि पंचायतों में सुधार किया जाएगा और किस प्रकार के हम कार्य करें, आप सिफारिश करें, आप सर्वे कीजिए पूरे देश में। तो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने सिफारिश की थी कि इनको संविधान की किसी एक इकाई के रूप में मान्यता अगर देते हैं तो इसमें सुधार हो सकता है। तो राजीव गांधी सरकार ने संविधान में दर्जा देने के लिए ही 2 संविधान संशोधन संसद में रखे थे, 64वां और 65वां, लेकिन दोनों ही पारित नहीं हुए। और उसके बाद में राजीव गांधी फिर श्रीलंका में तमिल समस्या के समाधान के लिए राजीव जयवर्धने समझौते में इतना व्यस्त हो गए, और बाद में 1991 में राजीव गांधी की हत्या हो गई थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद में कांग्रेस को प्रचंड बहुमत मिला और 1991 में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, और नरसिम्हा राव की सरकार ने एक समिति का गठन किया था, नाथूराम मिर्धा समिति। नागौर के थे नाथूराम मिर्धा, और उन्होंने सरकार को सिफारिश की, पिछली समिति की सिफारिशों को पढ़ा और उसके आधार पर सरकार को कहा कि संविधान में दर्जा अगर देंगे तो पंचायती राज में सुधार हो सकता है। तो संविधान में दर्जा देने के लिए नरसिम्हा राव सरकार ने 2 संविधान संशोधन रखे थे, 73वां और 74वां। 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज और 74वें में नगरीय निकायों को संविधान में दर्जा देना था, और दोनों संविधान संशोधन पार्लियामेंट में रखे और सरकार ने एक लंबा भाषण दिया और राजीव गांधी का नाम लिया। सरकार ने कहा, सरकार को पता था कि देश में बहुत बड़ी समस्या है और ये समाधान होना चाहिए पंचायती राज स्थापित करके, लेकिन ये बिल पास नहीं हो रहा है लंबे टाइम से, और इस बार भी मुझे लग रहा है कि शायद ये नहीं होगा। लेकिन अगर हम भारतीयों को इमोशनल कर दें तो इमोशनल कार्ड खेलकर हम जो है इनसे काम करवा सकते हैं। तो इमोशनल करने के लिए उन्होंने एक भाषण दिया, राजीव गांधी का नाम लिया बीच में, कि राजीव गांधी जी की हार्दिक इच्छा थी कि पंचायतों का गठन हो और गांधी के सपने को हम साकार करें, ग्राम स्वराज आए और गांव में रहने वाले लोगों को गर्व महसूस हो और गांव की समस्या का समाधान उनके द्वारा चुनी हुई सरकार करे। और आज राजीव गांधी जी हमारे बीच में नहीं है, और अगर इन विधेयकों को हम पारित करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि इससे बेहतर कोई राजीव गांधी जी को श्रद्धांजलि हो सकती है। और इस प्रकार से बिल रखे और फटाफट पास हो गए। बिल दोनों सदनों में पारित हो गए
पारित होने के बाद में राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान कर दी और आज ही के दिन 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज का यह संविधान संशोधन देश में लागू हो गया। और राज्य सरकारों को 1 साल का टाइम दिया कि 1 साल के अंदर अंदर आप इनको लागू कर दें। राजस्थान गवर्नमेंट ने पंचायती राज के इस 73वें संविधान संशोधन को लागू किया था 23 अप्रैल 1994 को। और इस प्रकार से पंचायती राज का ये संशोधन लागू होने के बाद पूरे दुनिया में भारत का संविधान एकमात्र ऐसा संविधान बन गया जिसमें 3 प्रकार की सरकारों को संविधान में दर्जा है। 3 सरकारों में संघ सरकार यानी कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार में आता है पंचायती राज और नगरीय निकाय। तो ये था पंचायती राज के संविधान संशोधन। और इस दौरान 2 अनुसूचियां जोड़ी गई थी, एक 11वीं और दूसरी 12वीं। 11वीं अनुसूची में 29 विषय लिखे हैं पंचायती राज के यानी कि उनकी शक्तियों से संबंधित, और 12वीं अनुसूची में 18 विषय नगरीय निकायों की शक्तियों को प्रदान करते हैं। और इन्हीं विषयों के आधार पर ये लोकल गवर्नमेंट काम करती है और स्थानीय जनता की मूलभूत समस्याओं का समाधान करती है। अब यहां से आगे हम बात करते हैं कि पंचायतों का जो है इस प्रकार से गठन हो गया और पंचायतों में किस किस प्रकार के कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान है। ग्राम सभा के बारे में विशेष रूप से हमें पता होना चाहिए। तो ग्राम सभा को यहाँ संविधान के भाग 9 में अनुच्छेद 243A में संवैधानिक दर्जा है। ग्राम सभा पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। ग्राम सभा के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो स्थानीय, वो पंचायत में आने वाले वो मतदाता शामिल होते हैं जिनका वोटर लिस्ट में नाम है। ग्राम सभा की साल में 4 बैठकें होती है और उसकी अध्यक्षता सरपंच करता है। और इस ग्राम सभा में प्रत्यक्ष रूप से आम जनता सरकार से बातचीत करती है और अपनी समस्या को रखती है। यह ग्राम सभा एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण पेश करती है। ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अनूठा उदाहरण इसलिए है क्योंकि यहां सरकार और जनता का सीधा सामना हो रहा है, यानी कि सीधा संवाद हो रहा है जनता का सरकार से। बड़े स्तर पर देखें तो मुख्यमंत्री जनता से डायरेक्ट नहीं मिलता है, प्रधानमंत्री जनता से डायरेक्ट नहीं मिलता है, क्योंकि लोकतंत्र जो है इनडायरेक्ट है देश में। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है जहां पर सरकार जनता सीधे आमना सामना नहीं होता है। लेकिन यहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है स्थानीय सरकारों में, जहां की सरकार का मुखिया जनता से मिलता है और जनता से समस्या पूछता है और उनका समाधान करता है। और ये ग्राम सभा की बैठकों से हमें पता लगता है कि यहाँ पर आम जनता और सरकार का मुखिया संवाद करते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। ग्राम सभा की अगर हम बात करें, राजस्थान में ग्राम सभा पहली बार कहां और कब स्थापित हुई थी, किस सरकार ने की थी, तो यहां 25 जनवरी 1999 को 25 जनवरी ये तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दिवस मनाया जाता है, इसकी हम बात करेंगे। तो 25 जनवरी 1999 को जयपुर के सांगानेर के मुहाना ग्राम पंचायत में पहली ग्राम सभा स्थापित हुई थी। गहलोत सरकार ने इसका उद्घाटन किया था। सांगानेर के मुहाना में पहली ग्राम सभा स्थापित हुई थी 25 जनवरी 1999 को। यह 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाने के पीछे मुख्य कारण है कि 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रकार से ग्राम सभा हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है और ग्राम सभा के बारे में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ग्राम सभा का उद्देश्य है कि ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य होते हैं उनका वो सुपरविजन करे और उनकी वो रिपोर्ट ले और किस प्रकार से पैसा खर्च किया जा रहा है, और वो ग्राम सभा को पूरी रिपोर्ट होना बहुत ही जरूरी है। यहां पर पंचायती राज में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और उसका वहां की पंचायत की वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। एक व्यक्ति वहीं पर चुनाव लड़ सकता है जिस गांव की जो पंचायत है उसकी वोटर लिस्ट में उसका नाम है और कम से कम उसकी आयु 21 साल होना जरूरी है। और उसके अलावा अभी स्वच्छ भारत अभियान के तहत घर में चालू शौचालय होना जरूरी है पंचायत का चुनाव लड़ने वालों के लिए, तो घर में चालू शौचालय भी उसके लिए अनिवार्य है। इसके अलावा यहां पर 21 नवंबर 1999 इस तारीख के बाद में पंचायत का चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के 2 से अधिक संतान नहीं होना चाहिए। अगर 2 से ज्यादा संतान इस तारीख के बाद में है तो वो अयोग्य माना जाएगा। जब पंचायत का वो चुनाव लड़ते हैं तो एक एफिडेविट भरवाते हैं और उसमें लिखवाते हैं कि आप इसमें शपथ लीजिए
शपथ पत्र में कि आपकी 2 से ज़्यादा संतान इस तारीख के बाद में नहीं है। लेकिन कुछ कंडीशन में 2 से अधिक संतान हो सकती है। इस एक्ट के तहत प्रावधान किया है कि अगर किसी के पहली संतान 1 हुआ हो और सेकेंड टाइम में 2 बच्चे एक साथ हो गए हो, उस समय उस व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जाएगा। अगर पहली संतान 1 हुई हो और अगली बार 2, 3, 4 एक साथ अगर हो गए हो तो उनको 2 ही काउंट किया जाएगा, उस समय उसको अयोग्य नहीं माना जाएगा। लेकिन उसमें कंडीशन दूसरी ये भी है कि अगर पहली बार 2 हो गए हो, 2 बच्चे एक साथ हो गए हो, तो वो अब अगर होता है तो फिर वो अयोग्य होगा। पहली बार अगर 2 से ज़्यादा एक साथ हो जाते हैं, यानी कि एक साथ जो होता है हो जाते हैं, और तो ये कॉमन सेंस की बात है, हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि इसको एक्सप्लेन करूं मैं। तो इस प्रकार से इसमें प्रावधान है, योग्यता के बारे में इसमें लिखा हुआ है। पंचायती राज में अगर बैठकों की बात करें तो ग्राम पंचायत में प्रत्येक 15 दिन में बैठक होती है। 5 तारीख और 20 तारीख को, हर महीने की 5 तारीख और 20 तारीख को बैठक होती है, और उस बैठक की अध्यक्षता यह सरपंच करता है और ग्राम सेवक इस बैठक में शामिल होता है। ध्यान रहे, ग्राम सभा की बैठक में गांव के लोग शामिल होते हैं और ग्राम पंचायत की बैठक में वार्ड पंच शामिल होते हैं। सरपंच की अध्यक्षता में ये बैठक होती है। पंचायत समिति की बैठक होती है, हर महीने एक बैठक पंचायत समिति की होती है, और इस दौरान प्रधान अध्यक्षता करता है। पंचायत समिति का जो मुख्य होता है प्रधान। और जिला परिषद की बैठक 3 महीने में एक बैठक होती है। 3 महीने में एक बैठक जिला परिषद की, और उसकी अध्यक्षता करता है जिला प्रमुख। इस प्रकार से महत्वपूर्ण बैठकों के एग्जाम में क्वेश्चन प्रायकर पूछ लिए जाते हैं। यहां चुनाव की अगर हम बात करें तो राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान भी 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया था, और ये पंचायती राज और नगरीय निकायों के चुनाव करवाता है। जो प्रत्येक राज्य में अपना एक चुनाव आयोग होता है, लोकल गवर्नमेंट के चुनाव करवाता है। राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि पंचायती राज के चुनाव प्रॉपर टाइम पर हो, और अगर कोई विकट परिस्थिति नहीं है तो समय पर चुनाव होना बहुत ही जरूरी है। और इसके अलावा यहाँ चुनाव के बाद में जो प्रतिनिधि होते हैं उनको शपथ दिलाने का कार्य भी निर्वाचन आयोग के द्वारा ही संचालित किया जाता है। जैसे सरपंच, उप सरपंच और पंच विजेता होने के बाद में यहाँ पर चुनाव करवाने वाले अधिकारी जो होता है वो उनको एक साथ जो है वहीं पर शपथ दिला देते हैं, तो पीठासीन अधिकारी के द्वारा उनको शपथ दिलाई जाती है। पंचायत समिति के प्रधान और ये जो लोग होते हैं इनको शपथ दिलाता है उपखंड अधिकारी, यानी कि SDM, पंचायत समिति का प्रधान और सदस्य वगैरह, उप प्रधान वगैरह। जिला प्रमुख को शपथ दिलाता है जिला कलेक्टर, जिला प्रमुख, उप प्रमुख वगैरह, पार्षद वगैरह इनको। और अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि सरपंच को एक ग्राम पंचायत में, पंचायती राज में सरपंच को अगर पद से हटाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा। पद से हटाने की प्रक्रिया आप जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर आपका सरपंच काम नहीं कर रहा है, गांव के लिए विकास कार्य नहीं कर रहे हैं, तो हम उसको हटाना चाहे तो हमें क्या करना पड़ेगा। एक अविश्वास प्रस्ताव तैयार करना पड़ेगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, और ये अविश्वास प्रस्ताव पंचों के द्वारा 3/4 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि अविश्वास प्रस्ताव पहले 2 साल काम करने दे सरपंच को, 2 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अगर 2 साल के काम आपने देखे, समीक्षा की और पसंद नहीं आए तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ये वार्ड पंच के द्वारा लाया जाता है और 3/4 बहुमत से ये पंचों के द्वारा पारित होना चाहिए। अगर ये पास हो गया तो सरपंच को पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा, और सरपंच के त्याग पत्र देते ही वहां पर पंचायत की सरकार गिर जाती है। और इस दौरान जब तक अगला चुनाव नहीं होता है तब तक वहां आपातकाल लग जाता है, और इस आपातकाल के दौरान पंचायत के कार्यभार ग्राम सेवक की जिम्मेदारी में आ जाता है। और ग्राम सेवक या ग्राम सचिव जो होता है, अभी आजकल उनको ग्राम विकास अधिकारी कहते हैं, तो वो उनके कार्यों को देखता है। यहां पर जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और एक बार में पारित नहीं होता है तो अगला 1 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। और उसमें कंडीशन ये भी है कि अगर अंतिम 5वां साल लग गया तब भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकते। तो यहाँ पर कुछ सरपंच को जो है सेफ जोन में भी रखा गया है कि बार बार लोग अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरपंच को प्रताड़ित न करें। हाँ, अगर मामला गंभीर है तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। तो इस प्रकार के इसमें प्रावधान है।
तो ये था पंचायती राज के मुख्य प्रावधान। आज 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायत दिवस है और पंचायत दिवस के अवसर पर ये इतनी जानकारी हमें होनी चाहिए और यहाँ से प्रायकर पंचायती राज के क्वेश्चन एग्जाम में पूछ जाते हैं। विशेष रूप से जो तारीखें मैंने आपको बताई है उन तारीखों के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, अनुसूची विषयों के बारे में और समितियां कौन कौन सी थी, उन्होंने सिफारिश क्या की, उन समितियों के बारे में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज इतना ही, बाकी हम मिलेंगे कल 11 बजे।